नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं जी टाइम भोजपुरी और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विवेक। इस वक्त जो हमारे बगल में मेहमान बैठे हुए हैं उन्हें भोजपुरी में कोई नाम जो अगर मैं दूं या इनकी पहचान दूं या इनकी शख्सियत बताने की कोशिश करूं तो शब्द कम पड़ जाएंगे और इनकी तारीफ़ करते करते टाइम लंबा खिंच जाएगा। सर, सबसे पहले तो स्वागत है जी टाइम भोजपुरी में। धन्यवाद। नमस्कार। जी टाइम भोजपुरी देखने वाले सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल, आप पंजाब, बिहार, भोजपुरी गाने किस तरीके से, क्योंकि पंजाब की एक अलग पहचान है, पंजाब का एक अलग म्यूज़िक है, भोजपुरी की एक अलग पहचान है, भोजपुरी की एक अलग म्यूज़िक है, तो कैसे पंजाब से भोजपुरी में आना? देखिए, इसमें मैं दो चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो क्या है कि डेस्टिनी भी होती है आपकी, दूसरा ये कि म्यूज़िक के लिए शायद लैंग्वेज को बार करना ये थोड़ा सा मतलब छोटा रहेगा। म्यूज़िक अपने आप में ही एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी भी भाषा को समझ जाते हैं, लेकिन हाँ, जो प्यार सम्मान यहाँ के लोगों ने दिया है वो शायद ही कहीं और मुझे मिलता अगर मैं काम करता। तो ये समझ लीजिए, बात मेरे नंबर 2 पे जाके पूरी हुई कि डेस्टिनी भी एक कोई चीज़ होती है। डेस्टिनी के हिसाब से मुझे यहाँ सेवा करनी थी और आप सबके साथ कोशिश जारी है। लेकिन सर, एक सवाल पैदा होता है कि पंजाब के लोग, जब बिहार से लोग पलायन करके पंजाब की तरफ जाते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ एक अलग नज़रिया होता है। वो सारी चीज़ें देखने के बाद कैसे आपने महसूस किया कि नहीं, मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना चाहिए? और भोजपुरी इंडस्ट्री के गाने, क्योंकि पंजाब के लोग पंजाबी गाने ज़्यादा पसंद करते, भोजपुरी गाने बिल्कुल नहीं सुनते, एक अलग पहचान है वहाँ भोजपुरी की, तो आपने कैसे सोचा कि भोजपुरी गानों में टच आए और भोजपुरी गाने में मैं जाके काम करूँ? देखिए, मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक्सपेंड करता हूँ। यहाँ हम ना तो पंजाब की बात करेंगे, ना हम यहाँ बिहार की बात करेंगे। हम यहाँ बात करेंगे पहली बात सिर्फ म्यूज़िक की, नंबर 1, क्योंकि म्यूज़िक पे बात कर रहे हैं हम। दूसरी बात, भारत में रहते हैं हम। पंजाब भी आपका है जितना मेरा है, बिहार भी आपका उतना है जितना मेरा है, यूपी भी आपका उतना है जितना मेरा है। आपके घर में अगर 32 कमरे हों तो आप जिस भी कमरे में जाएंगे वो आपका ही तो घर ना होगा। तो वैसे ही हमारे देश का हाल है। हमारा काम है संगीत के थ्रू सबको जोड़ना, सबको एक करना। आज आप घर में किसी भी प्रकार की कोई सब्जी बनाते हैं, सपोज करिए, चलिए मैं एक थोड़ा सा मजाकिया टॉपिक छेड़ता हूँ। आप अपने घर में चाउमीन बनाते हैं जो यहाँ के लोग शायद, ये हर जगह के लोग बड़े खुश होकर खाते हैं, तो उसकी इन्वेंट्री तो चाइना से है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको अपने घर में बनाते हैं तो अपने मसाले, अपने तड़के के हिसाब से उसको आप इंडियन चाइनीज कर देते हैं, जिसका लुत्फ आप 4 गुना ज़्यादा उठाते हैं। प्रोडक्ट कहीं और का, आपने उसमें एक्सपेरिमेंट किया और वो आपकी ज़ुबान पे, आपके टेस्ट पे ऐसा चढ़ गया कि आपने उसको अपने खान पान में शामिल कर लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा म्यूज़िकली समझाता हूँ। म्यूज़िक चाहे बिहार का हो चाहे पंजाब का हो, म्यूज़िक अपने आप में ही एक इतना बड़ा शब्द है कि जिसको हम अगर एक्सप्लेन करना चाहेंगे, खैर मैं तो बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, मैं उसको एक्सप्लेन करूँ या डिटेल करूँ उसके बारे में तो समय और सब चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी। आप क्या करते हैं कि आप एक क्षेत्र का, एक भाषा का एक म्यूज़िक या एक कंपोजिशन या एक लिरिक्स या कुछ सुनते हैं, फिर आप क्या करते हैं, जहाँ से आप पैदा हुए वहाँ पर जो आपने म्यूज़िक सुना सीखा, आप क्या करते हैं कि उन दोनों के बीच में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप उन दोनों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ नया फ्यूजन। हाँ, उसके साथ ही एक नई चीज़ तैयार हो जाती है जो लोगों को लगता है यार ये कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसलिए म्यूज़िक अमर था, अमर है और अमर रहेगा, क्योंकि उसमें नई नई इन्वेंट्री होती जाएगी, जिसको अभी आप फ्यूजन कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये मिलान है, सभ्यताओं का मिलान है, संगीत का मिलान है, भाषाओं का मिलान है, चीज़ों का मिलान है। वही करते करते म्यूज़िक एक नए दौर में आता जाता है और यही हमारी प्रिय भोजपुरी इंडस्ट्री में हो रहा है और आगे होगा और इसी तरीके से ये अपग्रेड होगा। सर, एक टाइम वो भी था जो आपने दौर देखा है भोजपुरी में, जब भोजपुरी की शुरुआत हुई थी, जब भोजपुरी इतना ट्रेंड नहीं करता था, और एक आज की भोजपुरी है जो ग्लोबली लोग ट्रेंड कर रहा है, तो आपने वो भोजपुरी भी देखी है जो बहुत संघर्ष किया है और एक आज की भोजपुरी है जो तरक्की में है, तो इन दोनों पल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है ना, नेचुरली है, वो है समय का। टेक्नोलॉजी, हमेशा टेक्नोलॉजी ही किंग रही है। पहले के ज़माने में, जैसे आप सभी लोग वाकिफ़ हैं, पहले कैसेट बना करती थी, कैसेट बनने के बाद एक नया ज़माना आया सीडी का, फिर उसमें एक नई इन्वेंशन हुई डीवीडी की। उसके बाद क्या हुआ कि सारा का सारा युग सिमट के रह गया, सारी दुनिया सिमट के रह गई आपके फ़ोन पे। पहले जब गाना बनता था, भोजपुरी या हिंदी या पंजाबी, एक्सवाइज़ेड, आप जिस भी लैंग्वेज की मर्जी बात कर लीजिए, तो कैसेट पहले
जिस भी जगह आप बनते हैं, जैसे मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा काम होता है, आप दिल्ली की बात कर लीजिए, बॉम्बे की बात कर लीजिए, कलकत्ता की बात कर लीजिए, आप साउथ साइड कहीं भी चले जाइए, वो कैसेट बनता था, फिर आपके क्षेत्र की जिस भाषा का वो प्रोडक्ट है वहाँ पर जाके डिस्ट्रीब्यूटरों के पास जाता था, वो डिस्ट्रीब्यूटर फिर दुकानदार को देता था, फिर वहाँ से लोग उसको अपने घर में जाके कंज्यूम करते थे। तो वो एक लेंदी प्रोसेस था, समझ रहे हैं? उस काम को जाने आने में कम से कम एक प्रोडक्ट बनाने के बाद, प्रोडक्ट हम मतलब इस एक 8 गानों की चीज़ को कहते थे। अभी क्या ज़माना आ गया है कि आपने गाना बनाया, देश शहर दुनिया के किसी भी कोने में बनाया, आपने तैयारी की, उसको अपलोड किया और 1 क्लिक में वो ग्लोबली सर्कुलेट हो गया। तो जो वो पहले भोजपुरी का ज़माना था वो सुपर एक्सक्लूसिव था, अभी जो ज़माना है वो एक्स्ट्रा सुपर एक्सक्लूसिव है, और जो आने वाला ज़माना आएगा वो एक्स्ट्रा 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 एक्सक्लूसिव आएगा। और लोगों की इस टेक्नोलॉजी के कारण इस भाषा में लोगों की रीच बढ़ गई। आप समझ रहे हैं ना, इस रीच को बढ़ाने में टेक्नोलॉजी का बहुत योगदान है, और सबसे बड़ा इसमें क्रेडिट जाता है हमारे यूथ को। यूथ बहुत जल्दी उसको अडॉप्ट करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसको और बड़ा बनाते हैं। सर सांसद साहब, उनका भी गाना आया जी। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आपने उनको प्रेरित किया कि गाना लाया जाए, आपने उनको म्यूज़िक दिया। जिस तरीके से गाना तैयार हुआ, मैं चाहूँगा कि कुछ उसके पल बताइए, कैसे वो गाना तैयार हुआ और ऐतिहासिक गाना कैसे बना वो। देखिए, ये स्टोरी बड़ी रोमांचक है एक तरीके से। मतलब जो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, हम सबको दे रहे हैं, अब भोजपुरी भाषा का ज्ञान नहीं होने के कारण, संगीत का ज्ञान रखने के बाद सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है, फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि म्यूज़िक की कोई भाषा नहीं होती। साहब के साथ, सांसद साहब के साथ पहले काम किया, लोगों ने उसको इतना प्यार दिया, फिर हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था आपस में, ठीक है, कि कैसे हो रहा है। पहले तो कंपनीज के थ्रू ही काम होता था सारा। वो काम चलने के बाद कर लो नैना चार की बात कर रहा हूँ मैं, एल्बम की, स्पेशली साहब जी ने कंपनी फ़ोन घुमाया कि मेरे को यही बंदा चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि वो शायद था कि हमने बहुत ही अर्ली, जो आज हो रहा है वो हमने बहुत ही अर्ली स्टेजेस पे उस टाइम पे कर दिया था। तो कहते हैं ना कि हर एक गाना अपनी किस्मत खुद लिखवा के आता है, और सबकी मेहनत से वो सफल हुआ। सबने बहुत दिल लगा के उस पर काम किया, और बनते 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 एक राइट कॉम्बिनेशन बन गया। और सबसे ऊपर जो निर्णय करने वाली जनता है, जो कि आप सब लोग हैं, आपने उसको ऐसा प्यार दिया कि वो अभी तक पुराना ही नहीं हुआ, अभी भी हमारी है। सर आपने तमाम सिंगरों को गाना गवाया है, लेकिन एक जब गाने के टाइम में आते हैं आप इधर वो सामने, तो एक नोक झोंक अलग होती है। तमाम सिंगर हैं आपके साथ जिन्होंने काम किया है, तो कभी ऐसा किस्सा रहा है कि जब आप जो चाहते हैं वो आउटपुट नहीं आया हो, और गाना जो बनना चाहिए एग्जैक्ट टाइम पे वो डिले हो गया हो, काफ़ी टाइम लग गया हो गाने में? देखिए, इस काम में ना अक्सर ही ऐसा होता है, अक्सर क्या कि मतलब आप कह लीजिए कि कभी भी कोई गाना आप रिकॉर्ड करना चाहें तो इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑलरेडी सुपर स्टार्स हमारे पास हैं, हमारी इंडस्ट्री में हैं, उनको भी उस काम में आने के लिए समय लग जाता है। काम में आने के लिए कहने का मतलब है कि किसी भी गाने को गाने के लिए सबसे पहले उस गाने के मिजाज में उतरना पड़ता है। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोग कहते हैं वो ये है कि मैं किसी भी सिंगर को ना गाना पर्चा देख के गाने नहीं देता। मतलब मेरे को एक्सप्रेशन इतने सटीक चाहिए होते हैं कि जब तक वो उसको बाय हार्ट याद नहीं कर लेते। अब पूरा गाना भी बाय हार्ट एकदम तो याद होता नहीं है, इसलिए हम उसको डिवाइड कर देते हैं कि पहले आप मुखड़ा गा लीजिए, फिर आप क्रॉस गा लीजिए, फिर आप हुक लाइन गा दीजिए। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं सीधा ही हुक लाइन से शुरू करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ क्योंकि सबसे मेजर पार्ट गाने में हुक लाइन का होता है। सिंगर में ना उसी को गाने में एनर्जी भर जाती है, तो पूरा का पूरा गाना एनर्जेटिक हो जाता है। अब डिले होना, ये होना, ये बहुत ही स्वाभाविक चीज़ है, क्योंकि जब तक सिंगर उस गाने के मिजाज में नहीं उतरेगा तब तक वो गाना रीटेक पे रीटेक होता रहेगा। कभी बहसबाजी भी हुई है क्या सर? देखिए, बहसबाजी अगर सही बताऊं तो बहुत ज़्यादा हुई है। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश, देखिए अक्सर ये ना एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन ट्रायल्स हैं ये, कि आप थोड़ा सा कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। देखो, अब मैं कोई भगवान जी तो हूँ नहीं या गौतम बुद्ध जी तो हूँ नहीं कि मैं एकदम शांति का। अब होता है क्या, जनरली गाना गाते टाइम आपने एक बार बताया कि इसको ऐसा गाना है, वो क्या होता है कि आधा अडॉप्ट बंदा कर लेता है, फिर दूसरी बार होता है कि आपको ये लाइन ऐसे गानी है, वो फिर थोड़ा कम कर पाता है। अच्छा, जब वो दोनों चीज़ अडॉप्ट कर लेता है तो कभी लिरिक्स गलत कर देता है, कभी सर्शा की प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, जब वो दोनों चीज़ ठीक होती है तो कभी सुर भूल जाता है।
तो आपका भी ना क्या होता है कि एक थोड़ा सा पेशेंस लेवल होता है, मतलब ये एक ह्यूमन नेचर है, ये साइकोलॉजी है कि जब आप एक ही चीज़ को कॉन्टिन्यूस रिपीट करते करते समझाते हैं ना, तो थोड़ा सा गुस्सा तो नेचुरल है, आना बनता भी है। और उससे ये भी प्रतीत होता है कि आप अपने काम के प्रति कितने सीरियस हैं। अगर कुछ चीज़ ठीक नहीं हो रही, गुस्सा करना, वैसे तो कहीं भी गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो नेचुरल स्वभाव है। और आप गुस्से के साथ बात कर रहे हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिंगर को बताते हैं इतना सा, वो इतना बड़ा गा के भेजता है, मतलब आप समझ रहे हैं, अपनी क्वालिटी से उसको 4-10 गुना बड़ा भी कर देता है। फिर तब क्या आता है, अपने आप पे गुस्सा आता है। गुस्सा तब भी आता है गुस्सा तब भी आता है, तो तब अपने आप पे आता है कि यार ये ठीक तो गा रहे हैं, अब तुम बीच में काहे चुल करी जा रहे हो। मैंने ठीक बोला ना भोजपुरी में तो ये कॉम्बिनेशन सर, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अबाउट म्यूजिक कि आपको म्यूजिक करते टाइम, डब करते टाइम गुस्सा आता है। कोई आपके पीछे 4 बार हॉर्न में मारो तो आपको गुस्सा तब भी आ जाता है। सर अभी पटना में आप मौजूद हैं, पटना के बहुत सारे ऑफलाइन में सिंगरों से आपने मिला और उनसे गाने भी गवाए, तो यहाँ के जो सिंगर अभी आपको मिले हैं उनमें क्या टैलेंट नज़र आया आपको और क्या अलग नज़र आया यहाँ? सर इसका ना बहुत लंबा जवाब है वैसे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में देने की कोशिश करता हूँ। मैं थोड़ा सा ना आश्चर्यचकित हूँ, सही मैं बताऊँ तो। अब आप मेरे से पूछिए कि मैं आश्चर्यचकित कैसे सर, कैसे आश्चर्यचकित कैसे हुए आप? देखिए, जो सिंगर वहाँ पर गाना डब कराने के बाद पहुँचते हैं, दिल्ली, पटना, पंजाब, देखिए आजकल हमारा भोजपुरी क्षेत्रीय वासी देश के हर एक कोने में मौजूद है। जब वो गाना वहाँ पहुँचता है तो वही पहुँचता है कि जो इन सबको बोला जाता है गाने के लिए, क्योंकि बिजनेस करना है कंपनी को, ठीक है, जो पैसा लगाएगा उसको पैसा बनाना भी है। लेकिन क्या है, मजबूरी कहना मुझे नहीं लगता कि उचित शब्द होगा या नहीं होगा, लेकिन इन लोगों को वही गाना पड़ता है कि जो लोग प्रोड्यूसर्स या कंपनी वाले इनको कहते हैं, जो डिमांड है वही बिकेगा। हाँ, लेकिन मैंने आज रैंडम सुना इनको। रैंडम मतलब कुछ भी गाइए, एक बार सुनाइए, क्या है आपके अंदर, कैसे, क्या है, आवाज़ कैसी है, कैसी है। तो मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हूँ कि इतना ज़्यादा टैलेंट, मतलब ये अगर यहाँ पर कोई बड़ा रियलिटी शो हो जाए, जैसे आप और देखते हैं XYZ इंडियन आइडल देखते हैं, सारे गामा देखते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर उस रियलिटी शो में फॉर एग्जांपल 100 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो जजेस परेशान हो जाएंगे किसको तो बाहर करें और किसको तो सेकंड राउंड में करें। टफ कंपटीशन, ओवर टफ कंपटीशन है। आपको बहुत ज़्यादा रेजोनेट होकर सोचना पड़ेगा यार कि इसमें तो अलग ही बात है। इसमें तो देखिए, रंग जब एक रेनबो बनता है तो हर एक रंग की अपनी अहमियत होती है। कुछ भी सुंदर चीज़ होती है तो उसमें मल्टीपल चीज़ें मिला के उसको गुलदस्ता सुंदर बनाती हैं, और वही हमारे यहाँ टैलेंट है बिहार में। मतलब अगर अभी हम 15 सिंगरों से मिले हैं, 18 सिंगर से मिले हैं, तो मेरे पास रेट करने के लिए ना, अगर 10 से भी 1 to 10 अगर आप मेरे से पूछे तो मैं सबको बोलूँगा भाई 10+, ट्रिपल ए। लेकिन यही है कि थोड़ा सा अगर इसको सिस्टम को सेटल किया जाए और नए कलाकारों को मौका दिया जाए, तो इससे बड़ा कोई चमत्कार वाली बात नहीं हो सकती। ये इंडस्ट्री बहुत आने वाले टाइम में, पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन जहाँ तक मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ कि इसका भविष्य तो कुछ और ही है भाई साहब। मतलब ये खाली यहाँ तक सीमित नहीं रहने वाला। जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ, साउथ की इंडस्ट्री कहाँ पहुँच गई आज देखिए। अगर आपको कुछ भी साउथ का पसंद है ना, तो मेरी अपनी पर्सनल कैलकुलेशन ये है कि इससे 100 टाइम फार बेटर जाएगी और जा सकती है, अगर इसको सही तरीके से, सही भाषा के प्रयोग से इस्तेमाल कर लिया जाए, तो कोई रोक नहीं सकता इसको ग्लोबली अपना परचम फहराने के लिए। सर थोड़ा सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। आपने पवन जी को भी गाना गवाया, खेसारी जी को भी गाना गवाया, कौन सा गाना किनकी आवाज़ में आपको लगता है कि वो बेटर गा सकते हैं? मैं इस सवाल में आपको ट्विस्ट देता हूँ। आज के ज़माने में जब भी कोई अच्छा राइटर या कोई भी नया राइटर या कोई भी पुराना राइटर गाना लिखता है, तो वो ना पहले ही मन में धारणा कर लेता है कि ये तो हम X से गवाएंगे, ये तो हम V से गवाएंगे, ये तो हम Z से गवाएंगे। हाँ, अच्छे गाने का एक अच्छा सिंगर, चाहे वो पवन जी हों, चाहे वो खेसारी जी हों, चाहे मेरे और मित्र भाई हों, ये सब लोग अपने काम में सुपर एक्सपर्ट हैं। ये अपने आवाज़ के जादू से ही उस गाने को अपना बना लेते हैं, और ऊपर से जो जनता प्यार देती है तो वो लगता ही ऐसे है कि ये गाना बना ही इनके लिए। फ़र्क ये है, मतलब देखिए, ये लोग इतने निपुण और इतने अपने काम में एक्सपर्ट लोग हैं कि वो कोई भी गाना गा के उसको अपना ही बना लेते हैं, और लोग कहते हैं कि ये गाना बना ही इसके लिए।
तो ऐसा डिफरेंशिएट करना मुश्किल होगा कि ये गाना उनकी आवाज़ में अच्छा था, ये गाना उनकी आवाज़ में अच्छा था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सुंदर कड़ी चावल अगर घर पे बने हो तो आप इसमें कड़ी को रोल ज़्यादा दोगे या चावल को दोगे? कॉम्बिनेशन है ना दो चीज़ का। अगर राजमा चावल बने हो तो अब राजमा को कॉम्बिनेशन दोगे या चावल को, या ये बोलोगे राजमा अच्छे थे कड़ी बेकार थी या चावल बेकार थे? लेकिन सर जैसे आपने दोनों के साथ काम किया है, इंडस्ट्री दोनों को मानती है, लेकिन जो फैन फॉलोइंग है दोनों अलग हो गई है, और ऐसा लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री इन दिनों बढ़ते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत सारे कलाकार हैं लेकिन दो लोगों को तवज्जो देना, बहुत सारे स्टार हैं उसमें, लेकिन दो लोगों को देखना और दो लोगों का फ़ैन फॉलोइंग बनना और एक दूसरे को विवाद में रखना, एक दूसरे से लड़ना, ये आपको कैसा लगता है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, इसमें भी दो सवाल हैं। पहली बात, इंडस्ट्री तो एक ही है, इसमें ऐसा अगर आप बोलें कि पवन सर के पास वो ए हैं या खेसारी जी बी हैं या वो ए हैं ये बी हैं, ये कुछ लोग ही कर रहे हैं सर। और ये भी इसलिए कर रहे हैं कि उनको एक टॉपिक चाहिए, एक बात करने का वो चाहिए। कहते हैं ना, शांति है तो कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो वो लोग क्या चाह रहे हैं, कोई बुरा मत मानिएगा कोई भी, मैं बड़ी क्लियर कट बात बोल रहा हूँ। वो लोग क्या चाह रहे हैं कि नहीं यार, इसको कभी ऊपर कर दो कभी नीचे कर दो। वो बेसिकली मेरी नज़रों में सिर्फ जो इस लाइन को, भोजपुरी इंडस्ट्री को अच्छा देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चश्मे के आगे धूल फेंकी जा रहे हैं कि ये तो है ही खराब। ये सर कहीं इंटरेस्ट पैदा करने के लिए तो नहीं कि लोगों को एक्साइटमेंट नज़र आए और कुछ अलग कंट्रोवर्सी चलता रहे तो गाने हमारे चलते रहेंगे, कुछ इस तरीके का तो नहीं है? अब मैं दूसरे भाग पे आता हूँ, उसी सवाल के आपने जो एडिशन किया, ये कुछ लोग ही कर रहे हैं। अंदर से सब कुछ, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ, एक ही है। इस करने से नेचुरली देखिए, कोई भी कंट्रोवर्सी होती है तो उसका फल किसी ना किसी को तो मिलता ही है, और नेचुरली इसका फल सिंगर्स के पास भी जाता है और देखने वाले व्यूअर्स के पास भी जाता है। क्योंकि क्या है ना कि हमारे समाज में क्या है, हमारे क्या ज़्यादातर मेरे को लगता है ये हर जगह ही होता होगा कि जब तक सब कुछ शांति से चल रहा है ना, तो वो लोगों को ज़्यादा देर हजम नहीं होता। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी घटना जरूर चाहिए कि जिससे आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए, ओ ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो क्या होता है, आपका ना एक सटीक किसी भी प्रतिरूपित व्यक्ति के प्रति आपका स्नेह ज़्यादा बढ़ जाता है। तो स्नेह ज़्यादा बढ़ने के बाद आगोश ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब आगोश वो बढ़ जाता है तो वो कोई ना कोई रूप ले ही लेता है। तो इस तरीके का सिस्टम है। बाकी मेरी नज़रों में सोफार जो मुझे दिखता है, एक हैं, एक रहेंगे। अगर कुछ लोग ये छुछुरपंती करनी बंद कर दें तो सब कुछ बहुत अच्छी बात है। सर थोड़ा सा राइटरों पे आते हैं। राइटरों की दशा और दिशा दोनों खराब होती जा रही है। दशा इस तरीके से कि भोजपुरी के जो गाने हैं कुछ भी लिखे जा रहे हैं, कुछ भी लाए जा रहे हैं, और दिशा ऐसी कि उनको पैसे मिलते हैं वो इतने कम मिलते हैं ताकि वो अपना सर्वाइव करने के लिए कोई भी राइटिंग पे उतरने के लिए तैयार रहते हैं। इस पे आपकी क्या सोच है? इस चीज़ को हम 3 पार्ट में बांटेंगे। ये सबसे स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर राइटरों को पेमेंट, सम्मान तो चलिए नहीं जोड़ते, इसके अंदर पेमेंट की बात करते हैं, बहुत कम दी जाती है। वो क्यों दी जाती है, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे ये कारण है कि ना, राइटर, देखिए राइटर भाई लोग या जो भी सुनने वाले हैं, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ से 1200-1500 किलोमीटर से दूर से देख रहा हूँ। आप लोग तो सब यहाँ पर हैं, हमारे वहाँ तक वही चीज़ पहुँचती है जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुपर हिट पे पहुँच जाती है। आप कोई बॉलीवुड का गाना उठा के देखिए, आप कोई पंजाबी गाना उठा के देख लिए, सिंगर से ज़्यादा क्रेडिट मिलता है राइटर को। अगर मेरे पास इस चीज़ की पावर हो ना, तो मैं सबसे ज़्यादा पेमेंट, सबसे ज़्यादा बड़ा क्रेडिट राइटर को देना चाहूँगा, क्योंकि गाने का जननी वही होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिंगर नीचे हो गया, सिंगर भी पैरेलल ही किरदार अब निभाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सिस्टम उस तरीके से ही सेटल होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट तो उनका है। आज गुलजार जी, आज आप और जो बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम हैं, या आप पंजाब के नाम देख लीजिए, हमारे जानी भाई, इनको क्यों उतना ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी है? क्योंकि इनको हर चीज़ का क्रेडिट पूरा मिलता है। आपको क्रेडिट पूरा मिलेगा, आपका नाम पूरा होगा, तो आपको पेमेंट भी अच्छा मिलेगा। और नंबर 2 पॉइंट इसमें है कि राइटर जो लोग हैं ना, वो बहुत लो कॉन्फिडेंस मोशन में काम करते हैं। वो किसी भी सिंगर को ये नहीं बोलेंगे कि भैया मैं गंदा नहीं लिखूंगा। आप हिम्मत रखिए ना, आप राइटर हैं। राइटर होना खाली गाना लिखने के बराबर नहीं है, आपके समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, आपका उत्तरदायित्व है। अगर आप इस काम में या तो उतरते ही नहीं, उतरते हैं तो उस ड्यूटी को संभालिए, क्योंकि रोक टोक करने वाला कोई नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई कंपनी नहीं बोलती, कोई लिसनर नहीं बोलता कि हमारे को ये नहीं सुनना। तो सबसे पहले, अब अगर आप खुद ही समझदार हैं तो आप वो काम ही नहीं करेंगे। और अगर मजबूरन वो चल रहा है, चल भी क्या रहा है, रिकॉर्ड बना रहा है, तो ये आपका सौभाग्य नहीं है,
ये आपका दुर्भाग्य है कि आप कुछ टाइम के लिए, कुछ पल के लिए सुपरस्टार बनने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। और इसका भी क्रेडिट जितना अच्छे काम में राइटर को जाता है, सिंगर को जाता है, और अगर वो खराब गाना है, गंदा गाना है, तो सारा का सारा क्रेडिट सिर्फ राइटर को जाता है। ना वो ऐसा लिखता और ना सिंगर गाता। सर आपकी नज़र में पहले से लेकर के अभी तक के क्या, अच्छा तो सर अभी तक से, पहले से लेकर के अभी तक का जो सिंगरों की जर्नी रही, आपने बहुत सारे राइटर और सिंगरों दोनों के साथ की, तो राइटर जो बेसिक राइटर थे जिन्होंने आपके साथ काम किया है, तो आपको किनका लिरिक्स बढ़िया लगा हो कि नहीं वाकई इनमें दम है और ये आगे कुछ अलग दे सकते हैं हमको? देखिए, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल लग रहा है। इसको इस जवाब में क्या कहेंगे कि देखिए, हर एक आदमी ना अपने काम में, अपनी चीज़ में एक्सपर्ट होता है। बेसिकली क्या होती है कि ये बंटवारा भी जनता ही करती है, ये सिंगर ही करते हैं। जनता को चलिए हटा देते हैं, जनता तो भोली भाली होती है बेचारी, उसको तो जो सुनने को अच्छा मिल जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि राइटर ही तय करता है कि क्या थॉट होगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा। देखिए, कई बार क्या होता है, म्यूजिक डायरेक्टर के साथ भी थॉट्स हो जाते हैं, चीज़ें डिस्कशन हो जाती हैं। कभी कभी हम गाना बना रहे होते हैं तो हम भी सिंगर को या राइटर से शेयर करते हैं कि भाई ये कैसा लग रहा है, ये कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है, ये थॉट कैसा लग रहा है। अमूमन जो 3 गाने बने, लेटेस्ट की मैं बात बताता हूँ, जो पिंकू बाबा ने लिखे, ज़िंदगी गाना देख लीजिए, ज़िंदगी 2 देख लीजिए, या बारिश देख लीजिए, तो वो रैंडम था। कोई बात चल रहा था, कोई टॉपिक चल रहा था, तो उसके हिसाब से पिंकू बाबा ने शेयर किया। फिर मैंने कहा बाबा इसको ऐसा करे तो, इसमें ये एक्सपेरिमेंट करो तो, इसमें वो करे तो वो क्या हुआ कि वो उन्होंने ऐसा ले लिया कि वो करते करते कुछ और ही हो गया। अब हम आते हैं आपकी बात पे। राइटर के साथ क्या है कि जो पहले जिन्होंने लिखा वो अभी भी बहुत उचित लिखते हैं, वाकिफ लिखते हैं। जो अभी लिख रहे हैं वो क्या है कि थोड़ा सा बीइंग अ यूथ, थोड़ा सा टेस्ट का फ़र्क पड़ जाता है। पहले म्यूज़िक को सुनने वाले एज ग्रुप अलग होता था, अभी बहुत ज़्यादा यूथ जुड़ा हुआ है, तो वो भी अभी के हिसाब से बहुत परफेक्ट काम कर रहे हैं। लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है कि इसको जितना साफ कर लेंगे उतना उचित रहेगा। और जिसने पहले काम किए, जो काम कर रहा है या जो भविष्य में काम करेगा, सब लोग अपनी जगह निपुण हैं। ऐसे ही किसी को मौका नहीं मिल जाता कि गाना लिख के सुपरस्टार बनने का। सर आने वाले टाइम में आप भोजपुरी को कहाँ तक देखते हैं? देखिए, मेरा सपना है, मेरा क्या, मेरे से हज़ारों लोग का सपना होगा कि जिस तरीके से एक ही देश है हमारा, ठीक है, लेकिन क्या है कि हर प्रांत, हर जगह के सुनने वाले सबका एक क्वालिटी चेक होता है, एक लेवल होता है। तो ये भी बॉलीवुड तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा छोटा वर्ड होगा। मेरे हिसाब से कनेक्टिविटी और क्रिएटिविटी इतनी बड़ी हो जानी चाहिए कि इसका परचम ग्लोबली लहराना चाहिए। अब ये एक जगह तक स्टिक नहीं रहना चाहिए। इसके कई भूतपूर्व उदाहरण भी हैं, कई ऐसे छोटी छोटी कंट्रीज से गाने, जो देश इतना सा है लेकिन वो गाना इतना बड़ा चल गया कि उसने पूरी देश की इकॉनमी को ही सॉर्ट कर दिया। तो उससे कहीं गुना ज़्यादा ताकत हमारे यहाँ भोजपुरी में है। और मेरी दुआएं हैं और मेरी विशेज़ हैं कि ऐसा ही अच्छा काम होता रहे, लेकिन राइट क्वालिटी चेक, अच्छा विजुअल, अच्छा ऑडियो, और सब एक जैसा नहीं, क्योंकि आपको नीचे नाम पढ़ना पड़ेगा कि सिंगर कौन है, म्यूज़िक किसका है। क्रिएटिव काम करिए। आप उदाहरण दूँ अगर छोटा सा, आप साउथ उठा के देखिए, अगर आप किसी अननोन फेस की भी फिल्म देखते हैं ना, या अननोन सिंगर का भी म्यूजिक सुनते हैं ना, या अननोन का भी किसी का, मतलब अननोन कहने का मतलब है जो सुपरस्टार नहीं है, ठीक है, जो उन 15-20 नामों में नहीं आता, तो आपको सेम किस्म का क्वालिटी, म्यूजिक सेंस, राइटिंग सेंस, जितना भी आपको समझ में आता है, या विजुअल जो भी आप देखते हैं, आपको वो ग्रेडेड ही मिलेगा। नेचुरली जो बहुत बड़े स्टार हैं उनका बजट, उनकी सारी चीज़ें अलग होती हैं, तो वो नेचुरली काम अपग्रेड हो जाता है। लेकिन अगर वो बेसिक काम भी करते हैं ना, तो बहुत ही जो स्टैंडर्ड सेट है म्यूज़िक को सुनने के, करने के, उसके बराबर या उससे ऊपर ही होता है। और वही इंडस्ट्री में मैं चाहता हूँ कि सब लोग यूथ जितना भी आज भोजपुरी के साथ जुड़ा है, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करे, कुछ नया नया खोजता रहे, कुछ नया नया करता रहे। 50,000 गाने मत बनाइए, भले ही 500 बनाइए या भले ही लिमिटेड बनाइए, लेकिन सब ताबड़तोड़ बनाइए। सर जाते जाते उन फैंस के लिए क्या कहिएगा जो आपके गाने सुनते हैं, आपको प्यार देते हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? मैं सबसे एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि सपोर्ट करिए अच्छा सुनने का। अच्छा कहने का मतलब है मेरा साफ़ सुथरा सुनने का, क्योंकि जो लोग बना रहे हैं, आप उन लोगों को और ज़्यादा पावर दे रहे हैं कि भैया 500 मिलियन करके, 250 मिलियन करके, 300 मिलियन करके, कि भैया और बनाओ, मैं और सुनूंगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समाज के लिए ये घातक है। अच्छा सुनिए, जैसे आप हिंदी सुनते हैं, आप वो सुनते हैं, इसका परचम इससे भी ज़्यादा लहराएगा। बस आप सब अपना प्यार और आशीर्वाद इस इंडस्ट्री को ऐसे ही देते रहिए, और अच्छा सुनिए और अच्छा प्रेरित कीजिए लिखने के लिए।